हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित, गुड़ा पब्लिक स्कूल गुड़ागौर जी झुंझुनू एक बार ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर हमने बात कर ली थी किसकी, टेस्टिस के बारे में मैंने बता दिया था। टेस्टिस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी सारी लोकेशन मैंने बता दी थी, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया था कि टेस्टिस, उस पर 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और इसमें अंदर ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है वो टेस्टिस को क्या करता है कि कई कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, और जिनकी संख्या लगभग कितनी थी 250, और उन कंपार्टमेंट को हमने क्या नाम दिया था, टेस्टिक्युलर लोब। क्या नाम दिया था इनको हमने, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स नाम दिया था, जिनकी संख्या एनसीईआरटी में मेंशन किया गया 250 होती है। ओके, अगर आगे हम बात करते हैं कि प्रत्येक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स है उसके अंदर हमने बात की थी सब क्या है, देखो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, और प्रत्येक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या 1 से 3 होती है। अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो टोटल नंबर होता है कितना, 700 से लेकर 1000 तक हो सकता है। ओके, पर टेस्टिस की बात करें, क्यों, क्योंकि एक टेस्टिस में टोटल कंपार्टमेंट कितने होते हैं, 250 होते हैं। ओके, अब आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने ये सारी बात बता दी थी, उसके बाद मैंने बात की थी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वो सीधी होकर और हमारे टेस्टिस के डोर्सल चैम्बर पृष्ठीय कक्ष में जाके खुलते हैं, और पृष्ठीय कक्ष में जाकर एक जालनुमा संरचना बनाते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया था, रेटिटेस्टिस नाम दिया था। ओके, उसके बाद हमने बात की थी रेटिटेस्टिस से कुछ ट्यूब्यूल्स बाहर निकलती हैं, और ये क्या है, वासा एफेरेंसिया। ओके, ये जाकर खुलती हैं किसमें, एपिडिडाइमस में। किसमें जाके खुलती हैं, एपिडिडाइमस में जाके खुलती हैं। तो मैंने ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका था। अब हम जो प्रॉपर बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। किसकी बात करेंगे साहब हम, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली अत्यधिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, और ये स्ट्रक्चर क्या होती है साहब कि इस स्ट्रक्चर का अपन एक सेक्शन लेते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूं कि हम एक स्ट्रक्चर यानी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स निकाले। एक चीज़ और याद रखना कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है, देखो याद रखना, फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस किसे कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को, यानी क्रियात्मक इकाई, रीजन। सब क्योंकि टेस्टिस के अंदर किसका निर्माण होता है, स्पर्म का, और स्पर्म का निर्माण मेनली किसके अंदर होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट कह देते हैं। ओके, अब आगे बात करेंगे क्या कि हम क्या करते हैं, यहां से एक सेक्शन लेते हैं किसका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो सेक्शन हमने लिया, माना ये क्या है अपने पास, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है, याद रखना। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसका हमने एक सेक्शन, और इसको हम क्या है यहाँ से ऐसे काटते हैं। ओके, कैसे काटेंगे, इस तरह से काटेंगे। देखो जैसे उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी, इसकी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी है पूरी, या हम कह सकते हैं इसकी हिस्टोलॉजी देखनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे और काट के इस तरह से देखेंगे। याद रखना, जब हमने इसको काटा और काट के इस तरह से देखा तो इसमें जो भी लेयर या जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ दिखाई देगी, ठीक है ना। तो हम जब इसको काटते हैं, ठीक है, तो देखो मेनली जब हमने इसको काटा तो काटने के बाद किस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ओके, ये स्ट्रक्चर क्या है,
दिखाई दी। ठीक है ना, याद रखना, ये था काटा, काट के हम उसको ऐसे ही तो देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे तो ये राउंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो याद रखना ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की हम देखते हैं तो सबसे बड़ी, यानी इसमें क्या है, दो लेयर होती हैं, जिसमें अपन पहले बाहर की लेयर की बात कर लेते हैं साहब, ये लेयर। और बाहर जो लेयर होती है ये किसकी बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी होती है, रेशेदार संयोजी ऊतकों द्वारा निर्मित होती है। और रेशेदार संयोजी ऊतकों द्वारा निर्मित जो लेयर है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया। अर्थात सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बाहर वाली परत को हम ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, अंदर। देखो, जब हम अंदर की ओर चलते हैं तो ये क्या होता है, इस तरह, और अंदर की ओर जब हम जाते हैं तो इसकी आंतरिक परत है वो जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा बनी होती है। ध्यान रखना, किसके द्वारा बनी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है ना। अब देखो, यानी इसका जो इंटरनल लेयर है, ये वाली लेयर है, इसको हम क्या कहेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम या जननिक उपकला कहते हैं। और जननिक उपकला है, इसमें हम देखते हैं क्या, देखो इसमें हम देखते हैं कि अनेक सेल्स रहती हैं। ओके, याद रखना, इसमें क्या रहती हैं, अनेक सेल्स रहती हैं। अब सेल्स की बात करें तो देखो, इस तरह की, ये दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। तो देखो, हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम में अनेक प्रकार की सेल्स, एक तो ये रही, ठीक है। अब एक ओके, दो प्रकार की सेल पाई जाती है इसमें। नंबर एक, यानी जर्मिनल एपिथेलियम है, इसमें कितनी प्रकार की, दो प्रकार की। नंबर एक स्पर्मेटोगोनियल, स्पर्मेटोगोनियल। और नंबर दो, इसमें क्या पाई जाती हैं, ध्यान रखना, सर्टोली सेल्स। ओके, अब देखो स्पर्मेटोगोनियल सेल, ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ना, ये है क्या, स्पर्मेटोगोनियल। क्या है ये, स्पर्मेटोगोनियल। कैसी होती हैं ये, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किस प्रकार की होती हैं ये, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या हम कह सकते हैं घनाकार उपकला ऊतक। ठीक है ना। अच्छा, और इसके साथ ही इसमें हम देखते हैं क्या, कि कुछ सेल्स, अब एक चीज और याद रखना, कि ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इनका क्या काम होगा, देखो, कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियल। और इनके अगर अपन फंक्शन की बात करें तो देखो, इनका जो फंक्शन है वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा ये क्या बनाती हैं, स्पर्म का निर्माण करती हैं। समझ गए ना, यानी स्पर्मेटोगोनियल सेल हो गई ये। स्पर्मेटोगोनियल किस टाइप की होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टाइप की होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण करना। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। देखो, ये हो गई, ठीक है ना। याद रखना, इनको हम सेकंड, जननिक उपकला की सेकंड जो सेल्स होती हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स कहते हैं। ओके, ये हो गई सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स किस टाइप की होती है, पहली बात तो ये कि ये कॉल्यूमनर टाइप की होती हैं। कैसी होती हैं, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, यानी ये स्तंभाकार होती हैं। दूसरी बात, ये संख्या में कम होती हैं। ध्यान रखना, संख्या में क्या होती हैं, कम, और साइज में क्या होती हैं, लार्ज, यानी बड़ी होती हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा,
सर्टोली सेल्स देखो साइज में बड़ी हैं, संख्या में कम हैं, इनके स्वतंत्र सिरे कटे फटे होते हैं, ये चीज याद रखना। अब एक चीज और, क्या सर्टोली सेल्स को हम कई भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं इसके फंक्शन के आधार पर, ठीक है ना। देखो अब भिन्न भिन्न नामों से किस प्रकार जानते हैं, जैसे कि सर्टोली सेल्स को हम सब टेंटाकुलर भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं, सब टेंटाकुलर सेल, या सस्टेंटाकुलर भी कहते हैं, या क्या बोल देते हैं, क्यूलर सेल। अब देखो मतलब क्या होता है कि सर्टोली सेल्स को सबटेंटाकुलर या सस्टेंटाकुलर कहने का मतलब एक ही होता है कि ये वो सेल होती हैं जो क्या करती हैं कि दूसरी सेल के लिए सपोर्ट या सहारा प्रदान करती हैं, आलंबन प्रदान करती हैं, और इन्हीं की वजह से या इसी फंक्शन की वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, सबटेंटाकुलर या सस्टेंटाकुलर सेल नाम दिया। दूसरा, इनको हम नर्स सेल भी कह देते हैं भाई, क्या भी बोल देते हैं, नर्स सेल। देखो ध्यान रखना, क्यों कहते हैं नर्स सेल, क्योंकि अपन ने बात की कि सर ये सपोर्ट प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं, तो हमने इनको सस्टेंटाकुलर कहा, नर्स सेल। तुम्हें पता है कि जो नवनिर्मित शुक्राणु होते हैं, बच्चा सबसे पहले पैदा होता है तो उसकी देखभाल कौन करती है, नर्स करती है साहब, हॉस्पिटल की अगर अपन बात करें तो वही सिचुएशन ये होती है कि यही स्थिति है कि सर्टोली जो सेल होती है वो भी क्या करती है कि नवनिर्मित शुक्राणुओं को पोषण उपलब्ध करा रही है, उनकी सुरक्षा कर रही है, उनको सहारा प्रदान कर रही है, इसलिए इसको हम क्या के बोल देते हैं, नर्स सेल या दात्री कोशिका भी कहते हैं। ओके, अब सुनिए, मैंने बताया इनका स्वतंत्र सिरा कटा फटा होता है। अब आगे की अपन बात करें तो देखो क्या होता है इसमें कि ये जो सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनियल, ये स्पर्मेटोगोनियल सेल आगे देखो क्या होगा इस तरह, या हम ऐसा करते हैं कि इसका एक सेक्शन काट लेते हैं, यानी यहाँ से हम एक सेक्शन काटते हैं और उस सेक्शन में अपन देखते हैं, तो ये हमने सेक्शन काट लिया, ठीक है, ये रहा, यहाँ मूव करोगे दिख रहा है ना। अच्छा, ये हमारी क्या हो गई, सर्टोली सेल हो गई। ओके, ये इसमें क्या हो गई, अब देखो स्पर्मेटोगोनियल सेल, ये सिचुएशन होती है इनकी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गई और इसमें ये देखो ये सिचुएशन होगी, ठीक है। अब देखो आगे हम क्या बात करते हैं, इसमें ये सेल हो गई, इनमें सबसे पहले अपन बात करें कौन सी सेल है, स्पर्मेटोगोनिया। याद रखना, जन्य उपकला होती है, लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, उनके द्वारा बनने वाली सेल क्या होगी, फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आगे किस में कन्वर्ट होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होती है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे विभाजन द्वारा, याद रखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हमारे पास क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन, ये स्ट्रक्चर बनती है। और इस स्ट्रक्चर को पता है अपन क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड कह देते हैं, ठीक है ना। और स्पर्मेटिड है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में चेंज होता है, याद रखना, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में चेंज होगा, और स्पर्मेटिड में चेंज, क्योंकि देखो फर्स्ट मियोसिस के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हुई, और सेकेंड मियोसिस के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बना लेती है, स्पर्मेटिड बना लेती है, शुक्राणु पूर्वी कोशिका बना लेती है। और ये शुक्राणु पूर्वी कोशिका, इसमें क्या होता है, शुक्र कायांतर जोआ बनते हैं, ये पूंछ वाली संरचना दिखाई दे रही है, इनको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहते हैं, ठीक है ना, इस तरह। और ये संरचना है, ये हमें पता है, ये सब क्या है, सर्टोली सेल्स हैं,
ठीक है ना। सर्टोली सेल्स के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ केवल इतना समझ लो कि ये इस स्पर्मेटिड से स्पर्म बने और ये स्पर्म इससे क्या होते हैं, इसके जो स्वतंत्र कटे फटे सिरे होते हैं वहाँ से अपना क्या है पोषण एब्जॉर्ब करते रहते हैं और उनको क्या होता है सारा सुरक्षा वो आदि भी प्राप्त होता है। और भी क्या क्या काम होते हैं सर्टोली सेल्स के वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, ये तो मैंने प्रॉपर एक सर्टोली सेल की बात कर ली, उसके बाद मैंने सर्टोली सेल का एक काट के ये बता दिया कि साहब इस सर्टोली सेल में किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तो ध्यान रखना, स्पर्मेटोगोनियल सेल सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं विभाजन द्वारा। स्पर्मेटोगोनिया आगे विभाजित होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन होता है तो स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड है वो क्या बना लेता है स्पर्मेटोजोआ। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे गई, ठीक है। चलो अब इसी में हम एक बात और कर लेते हैं कि जब हम टेस्टिस की काट देखते हैं, ठीक है ना, देखा होगा अपन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के टाइम पर हम माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं टेस्टिस की काट देखते हैं, स्लाइड देखते हैं, तो हमें उसमें क्या देखो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है एक स्लाइड है, ठीक है। और जब हमने इसको देखा तो हम क्या देखते हैं इसमें किस तरह की संरचना दिखाई दे रही है। देखो इसमें हमें ये संरचना दिखाई देती है, जैसे ये सेल हो गई एक, ये हो गई, ये हो गई, ओके ये है। अब देखो इसमें हम बात करें तो ये सिचुएशन हो गई। ये क्या है साहब सर्टोली सेल्स हैं, ये क्या है सर्टोली सेल हो गई, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं इसमें, ये स्पर्मेटोगोनियल सेल है, ये क्या है स्पर्मेटोगोनियल सेल, ठीक है। और आगे आपको पता ही है फिर क्या होता है साहब कि इसमें अनेक यानी इस तरह से और भी सेल्स होती हैं, वो हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इनके बीच में एक सेल इस तरह की स्ट्रक्चर और पाई जाती है, इस तरह की कुछ सेल्स पाई जाती हैं, समझ गए। अब देखो क्या हुआ कि स्पर्मेटो यानी इनको हम क्या बोलते हैं लीडिंग सेल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको लीडिंग सेल्स कहते हैं, ठीक है। या इनको हम क्या बोलते हैं, देखो ये एक स्पर्मेटोगोनियल सॉरी ये सेमनीफेरस, ये सेमनीफेरस, ये सेमनीफेरस, ये अनेक सेल होती हैं, या हम क्या बोले अपन ये मान लेते हैं सब एक सेल एक सेल एक सेल एक सेल। इनके सेल यानी अनेक सेल्स के बीच में कुछ सेल्स पाई जा रही हैं, और ये बिल्कुल बीच में पाई जा रही हैं। इनको पता है हम एक दूसरा नाम और दे देते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, समझ गए ना। किस में पाई जाती हैं, देखो हमने बताया ना, जैसे ये टेस्टिस है यानी ये अपने एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसके बाद एक इधर होगी एक इधर होगी इस तरह से, और इनके बीच में क्या होगी सब इस प्रकार से ये क्या होगी फैली रहती हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं लीडिंग सेल्स, समझ में आ रही है। या तो हम ये स्लाइड में देख लें या हम इस स्ट्रक्चर से देख लें, लीडिंग सेल्स हो गई। क्या इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो देखो लीडिंग सेल्स का सब इंपॉर्टेंस ये होता है कि इस इंटरस्टिशियल सेल से एक विशेष लैंगिक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको एंड्रोजन, और ये कौन सा है टेस्टोस्टेरोन। क्या है दिखाई दे रहा है टेस्टोस्टेरोन। याद रखना ये एंड्रोजन सीक्रेशन होती है किसके द्वारा लीडिंग सेल्स के द्वारा, ठीक है। और इन लीडिंग सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन क्या काम क्या होता है सुनो, तुम्हें पता है ये मुख्य मेल का मेन सेक्सुअल हार्मोन होता है, सब लैंगिक हार्मोन होता है, पहली बात। दूसरा देखो ये लैंगिक हार्मोन होता है तो इसकी सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि ये जैसे ही इसकी सीक्रेशन स्टार्ट होती है, इसके सीक्रेशन के साथ ही हमारी बॉडी में यानी मेल की बॉडी में कुछ चेंजेज स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना है,
दाढ़ी मूछ निकलना है, छाती पर बालों का आना है, ठीक है ना, मसल्स का स्ट्रांग होना है, ये काम हो गए। इनको हम क्या बोलते थे? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। और इन द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के आधार पर हम मेल को फीमेल से एकदम क्लियर पहचान सकते हैं, अलग पहचान सकते हैं। अपन देख के बता देते हैं दाढ़ी मूछ के आधार पर कि ये मेल है, ये फीमेल है, ओके, उन लक्षणों का। इसके साथ ही टेस्टोस्टेरोन का और क्या काम होता है साहब? कि टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन के साथ ही लैंगिक मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, यानी लैंगिक या अपन कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी या लैंगिक परिपक्वता प्रारंभ हो जाती है कि व्यक्ति के अंदर क्या होता है साहब? सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट हो गई, यानी उसके जननांग हैं डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनके जननांगों में आगे की जो क्रियाएं हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस है आदि हैं, उनका क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, उनका निर्माण प्रारंभ होने लगता है, ठीक है ना। यानी वो धीरे धीरे क्या होता है साहब? उसमें जनन के लिए परिपक्वता स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हो गई, ठीक है ना, किसकी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। अब हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सर्टोली सेल्स होती हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोज, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।